पन्ना यादव, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी में शामिल तो हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होकर भी जिस तरह से अपने परिवार की बात करते हैं कि भाई मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है, मैनपुरी नहीं जाऊंगी, करहल पे चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो एक तरीके से अपनी शर्तों के ऊपर बीजेपी में जब वहां चुनाव लड़ रहा है, भले ही सपा से वो है, लेकिन जब तक सहयोगी दल बीजेपी के साथ है तब तक बीजेपी ताकतवर है। लेकिन अगर सहयोगी दल बीजेपी से हट जाते हैं तो यहाँ बीजेपी न सिर्फ कमजोर होगी, बल्कि जिस तरह से सपने सजाए बैठे हैं कि भाई 9 में से कम 5 से 6 सीटें हमारे पास आएंगी, वो सपनों को धड़क। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक तरफ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से प्रचार प्रसार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दलों की भागीदारी होगी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार आज करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें सबसे बड़ी सीट कुंदरकी, गाजियाबाद और मीरापुर विधानसभा सीट मानी जा रही है। सबसे ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी की विधानसभा सीटों पर तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या साथ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को अन्य सहयोगी दलों का, या फिर साथ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी से आए हुए चेहरों का? ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ना सिर्फ विपक्ष की पार्टियां बल्कि सत्ता में मौजूद कई ऐसे चेहरे भी नजर आए जो सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिखाई दिए, जो साफ तौर पर ये भी दर्शाते हुए नजर आए कि अब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ का आज प्रचार प्रसार करना, मेहनत करना और कहीं ना कहीं ये दर्शाना कि भारतीय जनता पार्टी को जिताकर ही रहना है, वरना उनके अस्तित्व पर भी कहीं ना कहीं दाग लगते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्या ये दाग मिटते हुए दिखाई देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ की वजह से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, या उपचुनाव ही जरिया बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनके सहयोगी दल या भारतीय जनता पार्टी में जो भी समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों से एक हिस्सा बनते हुए भारतीय जनता पार्टी का नजर आए हैं, वो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे? कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से पश्चिमी यूपी की विधानसभा सीटों पर तवज्जो योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आ रहे हैं, आज प्रचार प्रसार करेंगे, क्या लगता है कि क्या सहयोगियों का साथ मिलेगा? क्योंकि सीटों को लेकर नाराजगी देखी जा रही थी, मीरापुर चलिए जयंत चौधरी को दे भी दी जाती है, क्या साथ योगी आदित्यनाथ का तमाम सहयोगी पार्टियां करती हुई दिखाई दे सकती हैं? जाहिर बात है कि नाज़मीन की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह बना हुआ है, अब लगभग त्योहार का जो सीजन है वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिसके बावजूद गंगा स्नान को देखते हुए जो चुनाव थे 13 नवंबर को जो होने थे वो बढ़ाकर 20 तारीख को कर दिए गए। अब यहाँ से सीएम योगी समेत तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार में जुट गए हैं या जुटने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये बनना, जो आपने खुद भी कहा, कि क्या वाकई में बीजेपी जो खुद के दम पर, खुद के बलबूते लगातार ये प्रयास कर रही है या ये कहने की कोशिश कर रही है कि भाई हम जो हैं अभी भी सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़ा दल हैं, और हमारे साथ में जो भी दल हैं उनको हमारा समर्थन करना ही पड़ेगा, भले ही हम उनको सीट दें या फिर ना दें? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि एक तरफ तो आपने आरएलडी को 1 सीट दी, वहीं संजय निषाद 1 सीट मांगने के लिए कह सकते हैं बयानबाजी करते हुए नजर आए, दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली से फिर यूपी आते हैं। अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं सीट चाहती थी, ओपी राजभर भी सीट चाहते थे, उसके बावजूद उनको कोई सीट नहीं दी गई। तो अब बड़ा सवाल यही बन के आ रहा है कि क्या यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं, क्या यहाँ पर बीजेपी का वो साथ देते हुए नजर आएंगे? अगर साथ नहीं देते हैं, क्योंकि संजय निषाद का जिक्र बार बार इसलिए भी हो रहा है कि संजय निषाद पहले से ही ये कहते रहे हैं कि भाई इन 9 सीटों में से 1 सीट तो हमारी है, आई थिंक मजबा पे हम जीते हुए थे, तो वो सीट तो कम से कम हमें मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, इन 9 सीटों में से एकमात्र सीट जो है वो आरएलडी को जाएगी, बाकी 8 सीटों के ऊपर हम खुद लड़ेंगे। यही सबसे बड़ी वजह हो रही है कि जो सहयोगी दल है अब वो डरे हुए से दिखाई पड़ते हैं कि कहीं बीजेपी हमारी पार्टी के ऊपर एक तरीके से निशाना ना साध ले। क्योंकि अब अगर अतीत में देखें तो चाहे हम जेजेपी की बात करें, हम चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें, तमाम और दलों की बात करें, वहाँ पर बीजेपी ने उन पार्टियों को या तो तोड़ दिया या फिर अपने कह सकते हैं काबू में पूरी पार्टियां कर ली। इसीलिए यहाँ पर दूसरी जो दल हैं वो डरे हुए दिखाई पड़ते हैं। अब संजय निषाद का जिक्र कर रहे हैं तो संजय निषाद ने एक बार फिर एक बड़ा बयान दिया है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि भाई
कुंभ के मेले में मुस्लिम्स को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, उनको अंदर जो है प्रवेश नहीं होना चाहिए, बाकायदा आधार कार्ड दिखा के अंदर होना चाहिए लोग। तो तमाम सारी बातें चल रही हैं। इन सब बयानों के बीच संजय निषाद ने जो बात कही है वो देखने लायक है, गौर करने लायक भी है कि भाई मुस्लिमों का जो कह सकते हैं जाना वहाँ पर या दुकान लगाना, किसी भी तरह से उसके ऊपर बैन लगाना, पाबंदी लगाना सही नहीं है। उन्होंने एक तरीके से योगी सरकार की पॉलिसी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। तो नाज़रीन, समझा जा सकता है, आपने जो शुरुआत में प्रश्न किया था कि क्या सहयोगी दलों का साथ योगी जी को मिलता हुआ नजर आएगा, तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से जिस तरह संजय निषाद ने जो बात कही है, अनुप्रिया पटेल पर अगर जिक्र करें, पहले से ही वो जो नजूल संपत्ति का मामला था उसको लेकर मुखर हो चुकी हैं, जाति का जो जनगणना है उसको लेकर मांग उठा चुकी हैं। राजा भैया पहले से ही खफा दिखाई पड़ते हैं। आप संजय निषाद की बात कर ही रहे हैं, ओपी राजभर भी अभी अगर उनका स्टेटमेंट सुने तो कहते हुए नजर आते हैं कि जब 6 मेरे पास विधायक हैं तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। झारखंड में एक विधायक वाला भी जब मुख्यमंत्री बन सकते तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ओपी राजभर के जो सुर है वो भी तल्ख नजर आते हैं। अब आप आरएलडी की बात करिए, एक सीट पर चुनाव लड़ तो रहे हैं लेकिन वो भी 3 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। पार्टी तो अभी भी नाराज है। जयंत चौधरी से ये कहते हुए दिखाई देती है कि आपने जो फैसला किया है ये गलत किया है, जो साथ दे रहे हैं बीजेपी का ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ कि इतनी अगर आपस में कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, जो बीजेपी लगातार कहती भी रही कि भाई एनडीए में कोई फूट नहीं है, कोई आपस में कह सकते हैं कि बागी सुर नहीं है, लेकिन जब इस तरह के कह सकते हैं मामले सामने आते हैं, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो समझा जा सकता है कि बीजेपी भले ही ढिंडोरा पीटने का काम कर रही है कि हम उपचुनाव के अंदर मजबूत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही नाज़मीन कि जब तक सहयोगी दल बीजेपी के साथ हैं तब तक बीजेपी ताकतवर है, लेकिन अगर सहयोगी दल बीजेपी से हट जाते हैं तो यहाँ बीजेपी न सिर्फ कमज़ोर होगी बल्कि जिस तरह से सपने सजाए बैठे हैं कि भाई 9 में से कम 5 से 6 सीटें हमारे पास आएंगी, वो सपनों का धरा रह जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो सहयोगी पार्टियां हैं वो अपनी हकीकत के जरिए दर्शा रही हैं कि बीजेपी ने जो साथ लिया है या साथ दिया है सिर्फ अपने फायदे के लिए दिया है। एक चेहरा और मौजूद भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है। आज जिस तरीके से 3 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, अगले ही दिन देखा जाएगा कि वो करहल विधानसभा सीट पर भी पहुंचेंगे। तो अगला सवाल सर ये रहता है कि ना सिर्फ सहयोगी पार्टियां बल्कि कई ऐसे चेहरे भी हैं जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से इस उम्मीद से जुड़े थे कि चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, एक बड़ा चेहरा राजनीति में बनेंगे, लेकिन बड़ा चेहरा तो नहीं बन पाए। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद उत्तर प्रदेश की महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद तो मिल जाता है, लेकिन उससे भी नाराज नजर आती हैं। ये चेहरा अपर्णा यादव का है। क्या लगता है करहल पर जाएंगे योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करने के लिए, अगले दिन अपर्णा यादव का साथ मिलेगा? क्योंकि लगातार कार्यक्रम के दौरान वो अपनी ही सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। देखिए जाहिर बात है नाज़मीन, क्योंकि अपर्णा यादव एक बड़ा नाम है और जाहिर बात है बीजेपी ने जिस तरह से उनको दरकिनार किया हुआ है, जिस तरह से उनको साइडलाइन किया हुआ है, कई तरह के सवाल उठ के खड़े होते हैं कि आखिर अपर्णा यादव को बीजेपी मौके क्यों नहीं देना चाहती, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब उनको मौका दिया भी गया तो आखिर वो पद क्या उनके लायक था, क्या उनको उस पद पर बिठाया जाना चाहिए था, क्या वो मंत्री लायक नहीं है, क्या वो कोई सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकती थी। तो तमाम सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को लेकर उठ रहे हैं। और यहाँ तक कहा गया कि भाई अपर्णा से जब चुनाव लड़ने के लिए कहा गया तो अपर्णा ने कहा कि बाकी किसी भी सीट पर चुनाव लड़ूंगी लेकिन मैनपुरी में नहीं जाऊंगी। तो यानी कि बीजेपी के लिए बड़ा बेबस करने वाला जो कह सकते मामला है कि यहाँ पर अपर्णा का साथ दें या अपर्णा के खिलाफ वो खड़े होते हुए नजर आए। क्योंकि आपने कहा कि अगर योगी जी वहाँ पर प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो क्या अपर्णा यादव वहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगी, जो पहले ही अपने कह सकते बयान में एक टीवी शो में कह चुकी हैं कि भाई मेरा भतीजा वहाँ चुनाव लड़ रहा है, भले ही सपा से वो है लेकिन मैं उसके कहीं ना कहीं साथ खड़ी हूँ। तो ये जो तमाम बयान हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो ये बता रही हैं कि यहाँ पर बीजेपी के लिए इन चीज़ों को संभालना आसान नहीं होने वाला है। और अगर करहल सीट के ऊपर बीजेपी की हार होती है तो यहाँ पर इसका कह सकते हैं असर अपर्णा पे भी नजर आ सकता है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल तो हैं लेकिन बीजेपी में शामिल होकर भी बीजेपी की अभी तक हुई नहीं है। यानी जो बीजेपी का रंग उनके पे चढ़ना चाहिए,
जो कह सकते हैं पार्टी की विचारधारा के साथ में उनको आगे बढ़ना चाहिए। वो विचारधारा कहीं ना कहीं परिवार वर्सेस जो राजनीति है या बीजेपी है उसके कह सकते हैं बीच में वो खड़ी हुई नजर आती हैं। बीजेपी की तरफ देखती हैं कि मैं बीजेपी की हूँ, अगर सपा की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, कहते नहीं मैं परिवार से अलग नहीं हो सकती, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है, अखिलेश मेरे बड़े भाई की तरह है, डिम्पल मेरी दीदी की तरह है। और तमाम यहाँ पर एक बयान याद आ जाता है कि बीते दिन ही करहल से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं तेज प्रताप यादव, वो ये कहते हैं कि जब अनुजेश यादव की जो माता जी हैं जब वो चुनाव लड़ी थी तो वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा थी, इसलिए चुनाव जीती, यादव का वोट भी मिला। लेकिन अब उनके जो बेटे अनुजेश हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, यादव का जो वोट बैंक है वो भी कटेगा और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा। साथ साथ ये भी कहते हुए दिखाई दे कि कुछ ऐसे भी हैं जो सपा के साथ तो नहीं है लेकिन सपा का साथ जरूर दे रहे हैं। तो इशारों में उन्होंने अपर्णा यादव की वापसी को लेकर भी कहीं ना कहीं संकेत दे दिया है। देखिए नाज़मीन, वही बात बार बार लौट के आती है कि जिस तरह अपर्णा यादव, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी में शामिल तो हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होकर भी जिस तरह से अपने परिवार की बात करती हैं कि भाई मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है, मैनपुरी नहीं जाऊंगी, करहल पे चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो एक तरीके से अपनी शर्तों के ऊपर बीजेपी में वो शामिल है। और ये शर्त बताती है कि किस तरह से बीजेपी को अपर्णा की जरूरत है। कि अपर्णा अगर भरे मन से ये बात कहती है कि मेरा जो भतीजा है भले ही सपा पार्टी में वो है लेकिन मैं उसके साथ खड़ी हूं, तो ये अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां कर देता है कि बीजेपी के सामने शायद मजबूरी है कि अपर्णा को वो हटा भी नहीं सकती और बड़ी जिम्मेदारी सौंप भी नहीं सकती। इसीलिए अपर्णा की जो बयानबाजी है वो लगातार कह सकते हैं मुखर होती हुई दिखाई पड़ रही है। वो अखिलेश यादव को भरे मंच पे कहती हैं कि वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरी मुलाकातें उनसे होती रहती हैं, बातचीत होती रहती है, परिवार भी मुझे लगातार मिलता रहता है और परिवार यहाँ तक कहता है कि भाई आप वापस क्यों नहीं आ रही। तो आप समझिए कि यहाँ से अपर्णा यादव ने एक संकेत जरूर दे दिया है कि भाई मैं अभी भी अपने परिवार के साथ में खड़ी हूं, भले ही राजनीतिक तौर पर मैं बीजेपी के साथ हूं, लेकिन अगर बीजेपी मेरे परिवार के खिलाफ राजनीति करेगी तो मैं बीजेपी के साथ नहीं रहूंगी। भले ही वहाँ पर चाहे अनुजेश हो या कोई और व्यक्ति खड़ा हो, मैं जो हूँ अपने परिवार के साथ में खड़ी हुई हूँ। और यही बात जो कही गई है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ ना होकर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ कहीं ना कहीं हमारा समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जुड़े हुए। तमाम सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अब अपर्णा यादव को लेकर भी उठेंगे। बीजेपी के अंदर खाने में लगातार इसको लेकर खलबली मची हुई है, क्योंकि जिस तरह से अपर्णा यादव ने बेखौफ होकर ये बयान दिया है। और देखिए उससे बड़ी बात की अपर्णा यादव जब उनको पद सौंपा गया उन्होंने तुरंत मना किया और ये भी कहा गया कि अमित शाह ने भी उनको फ़ोन किया, तमाम बीजेपी के लीडर्स ने फ़ोन किया, लेकिन योगी जी की बात पे कहीं ना कहीं रुकी। अब उनको भी पता है कि अगर योगी जी के खिलाफ भी अगर पूरा माहौल बन रहा है तो उनके खिलाफ भी बीजेपी के अंदर माहौल बनेगा। आप देखिए लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर इन उपचुनावों में बीजेपी की हार होती है तो योगी जी से भी उनका पद छीना जा सकता है। तो ऐसे में अपर्णा यादव अपने लिए एक कह सकते हैं बैलेंस वाली जो राजनीति वो करती हुई नजर आती है कि अगर परिवार में उनको लौटना पड़े तो परिवार में लौटने में ज्यादा दिक्कत उनको ना हो। ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सिर्फ जीतने का आधार नहीं है बल्कि कुर्सी बचाने के लिए भी एक बड़ी जद्दोजहद है। अब देखना होगा कि उपचुनावों के लिए प्रचार प्रसार के लिए मैदान में तो चेहरे उतर चुके हैं, तो क्या इस आधार पर जीत दर्ज भी कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा, आखिरकार बाजी कौन मारता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।